Hello, my dear student. Myself प्रेम कुमार आप सभी का एजुकेशन एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि हम अपने इस प्लेटफॉर्म पर क्लास 12th और जेई मेंस के वीडियो लेक्चर्स हम अपलोड किया करेंगे। क्लियर? तो यहाँ पर हम मेनली फोकस करेंगे जेई मेंस और 12th, यानी जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं और जो जेई मेंस के हिसाब से भी अच्छे चैप्टर्स हैं, इम्पोर्टेंट है। डिस्कस तो हम ईच एंड एवरी चैप्टर्स ही करेंगे, लेकिन जो अच्छे चैप्टर्स हैं उनको हम पहले डिस्कस करेंगे। तो इसलिए मेरा विचार था कि कैलकुलस को पहले डिस्कस किया जाए, है ना। मैंने देखा है कि स्टूडेंट को ज़्यादा प्रॉब्लम कई बार कैलकुलस में होती है। जैसे कि अगर हम बात करें रिलेशन एंड फंक्शन की, तो रिलेशन एंड फंक्शन में स्टूडेंट को मोस्टली प्रॉब्लम होती है। और बेटा मेरे तरीके से पढ़िए, है ना। रिलेशन एंड फंक्शन को जैसे जैसे मैं पढ़ाऊंगा, आप अगर उस तरीके से पढ़ोगे तो आपको रिलेशन और फंक्शन में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, क्योंकि ये थ्योरेटिकल चैप्टर है तो इसलिए स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ बेटा, अगर आप मेरे इस प्लेटफॉर्म पर अगर आप रेगुलर रहते हो, एक एक वीडियो देखते हो, एक एक प्रॉपर नोट्स बनाते हो, है ना। मैं इसके आपको नोट्स भी शेयर कर दूंगा, है ना। तो अगर आप एक एक पॉइंट को नोट करते हो, हाईलाइट करते हो अच्छे से, है ना, उसके नोट्स बनाते हो और बार बार रिवाइज करते हो, तो आप इस चैप्टर्स में बहुत अच्छा कर पाएंगे। क्लियर? और बाकी जो समय समय पर अपडेट हुआ करेगा वो मैं आपको बता दिया करूंगा। क्लियर? किसी को कोई डाउट बेटा? शुरू किया जाए तो थम्स अप कर दीजिए बेटा, थम्स अप। मैं देखता हूँ कितने बच्चे रेडी है। रेडी है सभी? चलिए बेटा, हाँ सर रेडी है। ठीक है बेटा, ठीक है, ओके। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये क्लास 12th मैथमेटिक्स के लिए हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं बेटा, ठीक है। और आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 1 और रिलेशन एंड फंक्शन मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स है, रिलेशन एंड फंक्शन, है ना बेटा। अपने फ्रेंड्स को भी बताइए कि एजुकेशन एकेडमी के एक प्लेटफॉर्म पर एक सर हैं, प्रेम सर, और वो उन्होंने वीडियो अपलोड करना स्टार्ट किया है ना। तो आप अपने फ्रेंड्स को बताइए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे, है ना। और समय समय पर लाइक सब्सक्राइब और करते रहे, ठीक है। तो इस रिलेशन एंड फंक्शन का आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 1, ठीक है। तो लेक्चर 1 स्टार्ट होने से पहले मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पर आ रहा है, मेरा नाम प्रेम कुमार है और मैं इस मैथमेटिक्स के फील्ड में लास्ट 6 ईयर से वर्क कर रहा हूँ। एज ए पीजीटी भी मैंने वर्क किया है और CSIR नेट गेट के स्टूडेंट को पढ़ाता रहा हूँ। और अब मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एजुकेशन एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर जेईई मेंस के स्टूडेंट्स को और बोर्ड के स्टूडेंट को पढ़ाने का मौका मिला है। तो आई होप आप सभी के आशीर्वाद से, आप सभी के ब्लेसिंग से मैं इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफिल कर पाऊँ, ठीक है। तो आप मेरे लिए भगवान से प्रार्थना करें कि हम अच्छे से डिस्कस कर पाएँ और मैं जो आपको पहुंचाना चाहता हूं वो आप तक पहुंचे। क्लियर बेटा? चलिए, ठीक है बेटा, एवरीवन इज रेडी? चलिए स्टार्ट करें। एवरीवन इज रेडी? रेडी है सर? रेडी है, ठीक है बेटा, ठीक है, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए तो नेक्स्ट, तो हम पहले ओवरव्यू कर लेते हैं कि इस चैप्टर्स में हम क्या डिस्कस करेंगे। टॉपिक टू बी कवर्ड, है ना, क्या टॉपिक्स हमको कवर करने हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ऑर्डर पेयर क्या होता है। क्लियर? ऑर्डर पेयर। उसके बाद आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है ना? कार्टेशियन प्रोडक्ट इज नॉट ए प्रोडक्ट, इट इज बेसिकली ए रिलेशन, है ना। इसका जैसा नाम है ऐसा काम नहीं है। जैसे आपने रियल लाइफ में देखा हुआ, काले हैं एकदम, नाम है सुंदरलाल, है ना। तो ऐसा नहीं होता है हमें, ऐसा ये है, यहाँ पर भी ये ऐसे ही है, नाम प्रोडक्ट है, काम इनके कुछ अलग ही है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे रिलेशंस। रिलेशन को डिस्कस करने के बाद टाइप्स ऑफ द रिलेशंस हम डिस्कस करेंगे।
तो इस टाइप्स ऑफ रिलेशंस में बाइनरी रिलेशंस ऑन सेट ए डिस्कस करेंगे, आइडेंटिटी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, देन एम्प्टी रिलेशन। क्लियर? रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव एंड इनवर्स रिलेशन। क्लियर? तो बेटा अगर हम बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, बोर्ड के हिसाब से, तो अकॉर्डिंग टू बोर्ड इस रिलेशन एंड फंक्शन से 8 मार्क्स का बेटा पूछा जाता है ना, 8 मार्क्स का पूछा जाता है। और जो जो क्वेश्चंस यहाँ पर रिलेशन एंड फंक्शन से बनता है बेसिकली वो इन प्रॉपर्टीज पर बनता है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंस पर। क्लियर? तो इन सभी को समझने के लिए वन बाय वन हम ये डिस्कस करेंगे। तो 8 मार्क्स में हम कम से कम 2 मार्क्स का या 3 मार्क्स का लमसम ये रहता है, बोर्ड में पूछा जाता है, तो वो कंठस्थ करेंगे। क्लियर? अगर आप रेगुलर रहोगे तो ये आपके 2 से 3 मार्क्स बिल्कुल कंठस्थ हो जाएंगे। और ये जो रिलेशन फंक्शन का जो फोबिया होता है बेटा, इसका डर आज के बाद खत्म हो जाएगा, डर खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ये मेरी 100% गारंटी है। क्लियर? 100% ये डर खत्म हो जाएगा। और जेई मेंस में भी 2 से 4 क्वेश्चंस का वेरिएशंस यहाँ पर रहता है जेई मेंस में। क्लियर? तो कभी कभी 2 मार्क्स का, 4 मार्क्स का, इस तरीके से लमसम वेरिएशंस रहता है रिलेशन और फंक्शन का। 2 to 4 मार्क्स, 2 to 4 मार्क्स जेई मेंस में रहता है। ठीक है बेटा? कलर हुआ चेंज हो जाए, कलर चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं बेटा, ये जरा ठीक है, ठीक है बेटा। तो मैंने बताया आपको 2 to 4 मार्क्स का किस में रहता है, जेई मेंस में, इसी के अराउंड, नियर अराउंड इसमें रिलेशन वेरिएशन होता रहता है। क्लियर? चलिए, तो हम ये सभी कुछ डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर। ठीक है बेटा? चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड, ऑर्डर पेयर। तो ऑर्डर पेयर को डिस्कस करने से पहले आपने सेट थ्योरी क्लास 11th में पढ़ा होगा, है ना? आपको अगर इस चैप्टर को अच्छे से समझना है तो सेट के बारे में नॉलेज आपको बहुत अच्छी होनी चाहिए, है ना? अगर सेट के बारे में अच्छी नॉलेज है देन आप आगे इसको बहुत आसानी से इसको समझ पाओगे, है ना? जैसे आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, सेट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। क्या होते हैं बेटा? वेल डिफाइंड होने चाहिए, वेल डिफाइंड, सबसे पहले वेल डिफाइंड और उसके बाद डिस्टिंक्ट। सर डिस्टिंक्ट का तो मतलब समझ में आता है हमें, ये वेल डिफाइंड क्या होता है बेटा? वेल डिफाइंड का सिंपल सा मीनिंग ये होता है कि जो भी आप सेट डिफाइन कर रहे हैं उसको वो क्लियरली एक्सप्लेनेबल होना चाहिए, है ना? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये कहा कि मैंने एक सेट बनाया A = 1, 2, 3, 4, 5। क्लियर बेटा? तो आपको पता है इस सेट में 5 एलिमेंट है, पहले 1 आया है, फिर 2, 3, 4, 5, सब कुछ इस सेट के बारे में आपको पता है, कौन सा एलिमेंट इस सेट में बिलोंग कर रहा है, कौन सा एलिमेंट सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है। जैसे आप कह सकते हैं बेटा कि 2 बिलोंग्स कर रहा है A में, सर 3 भी बिलोंग्स कर रहा है A में, बट 6 डज नॉट बिलोंग्स टू A, ऐसे, है ना? ये आपको सिंबल्स पता होंगे, ये बिलोंग्स का सिंबल होता है, किसका सिंबल होता है बेटा? बिलोंग्स का सिंबल होता है। और ये डज नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल होता है, डज नॉट बिलोंग्स। क्लियर? तो डज नॉट बिलोंग्स का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि जो हम लिखते हैं ना 6 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, यानी इस ए में 6 कहीं भी दिखाई नहीं आएगा, है ना? कहीं भी आपको नजर नहीं पड़ जाना चाहिए। तो ये होता है वेल डिफाइंड, इसके बारे में सब कुछ आप बता सकते हैं जो भी आपसे पूछा जाएगा। क्लियर? लेकिन बेटा, लेकिन अगर आप मेरी बात को समझें कि अगर नॉट वेल डिफाइंड की कैटेगरी में जाएं, हम नॉट वेल डिफाइंड की कैटेगरी में जाएं, तो नॉट वेल डिफाइंड, अगर मैंने एक सेट लिया A = द कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट,
इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, collection of intelligent students in your class, in your class. क्लियर बेटा? इन योर क्लास. तो क्या ये सेट बनेगा? पहले तो ये वेल डिफाइंड है? नहीं सर, बिल्कुल भी वेल डिफाइंड नहीं है. इट इज नॉट वेल डिफाइंड. ये वेल डिफाइंड नहीं है, नॉट वेल डिफाइंड. सर क्यों नहीं है? इसमें क्या प्रॉब्लम है? इसमें बेटा प्रॉब्लम है कि इसके बारे में हमने इंटेलिजेंसी का कोई क्राइटेरिया सेट ही नहीं किया. किस बेसिस पर आप इंटेलिजेंसी बताना चाहते हैं? सर कुछ स्टूडेंट्स तो मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा करते हैं, कुछ का फिजिक्स बहुत अच्छा होता है, कुछ का केमिस्ट्री बहुत अच्छा होता है. तो आप किस बेसिस पर इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स कलेक्ट करना चाह रहे हैं, ये तो आपने स्पेसिफाई नहीं किया. इसका मतलब ये सेट वेल डिफाइंड नहीं है. आई होप आपको समझ में आया होगा बेटा वेल डिफाइंड का मतलब, है ना? तो ये सब हम सेट के अंदर पढ़ते हैं. क्लियर? और सेट के अंदर हम क्या पढ़ते हैं बेटा? सेट के अंदर हम पढ़ते हैं कि सेट का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है. सेट का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हम दो मेथड का यूज करते हैं, जिसमें रोस्टर मेथड फेमस है. रोस्टर मेथड है ना, और इसका एक और नाम होता है बेटा लिस्टिंग मेथड. लिस्टिंग मेथड. ठीक है, लिस्टिंग मेथड. बात समझ में आई? और जो सेकंड होता है, इसका जो सेकंड होता है बेटा, सेकंड में होता है, सेकंड में क्या होता है बेटा? सेट बिल्डर फॉर्म. क्या होती है? सेट बिल्डर फॉर्म. सेट बिल्डर फॉर्म. ठीक है, तो सेट बिल्डर फॉर्म देखिए, सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होगा कि जिसमें जो भी एलिमेंट होंगे एक पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए जाएंगे, है ना? जैसे मैंने कहा x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी कि अगर मैं सेट बिल्डर फॉर्म की बात करूं बेटा, सेट बिल्डर फॉर्म की हम बात करें, तो अगर सपोज दैट मैंने एक सेट बनाया और उसमें मैंने वो x कलेक्ट किए सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. ठीक है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. ठीक है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. ठीक है, तो ये आपने एक सेट बिल्डर की फॉर्म में लिख दिया. अब 1 2 3 4 5 है ना, ये सब आप में दिख रहा है ना, एक पैटर्न दिख रहा है. तो ये एक सेट का हर एक एलिमेंट उस कंडीशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा. दैट इज कॉल्ड द सेट बिल्डर फॉर्म. क्लियर? और जो रोस्टर मेथड होता है या सेट लिस्टिंग मेथड होता है, आपको नाम से क्लियर है, वहां पर लिस्ट कर देंगे 1 2 3 इस तरीके से 4 5 सेपरेटेड बाय कॉमास, है ना? अब देखिए, हर एक सेट को तो सेट बिल्डर फॉर्म में नहीं लिख सकते, ये भी आपको पता होगा. अगर मैंने कह दिया रियल नंबर का सेट लिखना है, अब रियल के में कब रेशनल आ जाए, कब इरेशनल आ जाए, कुछ पता ही नहीं चलता. तो ये सब सेट बिल्डर कैटेगरी में नहीं आ पाते हैं, है ना? तो कुछ ही सेट को हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिख पाते हैं. वो कुछ ही सेट होते हैं जिसका हर एक एलिमेंट उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को क्या करता है? सेटिस्फाई करता है. जैसे मैंने यहाँ पर भी बताया कि हम उन सभी एक्स को कलेक्ट कर रहे हैं जो एक्स नेचुरल से आएंगे. तो बात समझ में आई? ठीक है बेटा, तो ये हमारा इतना सेट में होता है. अगर मैं ये मान के चलता हूँ कि सेट थ्योरी में आपने ये सब कुछ पढ़ रखा होगा. अगर नहीं पढ़ रहा है तो पढ़ रखा है, मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, और नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं. ठीक है सर, आगे बढ़े. ठीक है, कोई भी डाउट हो बेटा कमेंट कर देना, मैं उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा. ठीक है, हाँ ठीक है बेटा. चलिए हम आगे डिस्कस करते हैं. हमारा आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या है? आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है रिलेशन एंड फंक्शन. ठीक है, क्या है बेटा? रिलेशन एंड फंक्शन. ठीक है, रिलेशन एंड फंक्शन में सबसे पहला टॉपिक है हमारा ऑर्डर पेयर. चलिए इसको बाद में देखते हैं. ऑर्डर पेयर की हम बात कर रहे थे, तो ऑर्डर पेयर की डेफिनेशन क्या है? एन ऑर्डर पेयर इज ए सेट ऑफ टू वैल्यूज. कितनी वैल्यूज का? क्योंकि पेयर, जहां पर पेयर की बात आती है तो दो एलिमेंट्स होंगे वहां पर.
तो an order pair is a set of two values where the first value is called the first coordinate. जहां पर जो फर्स्ट वैल्यू क्या कहलाएगी, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, एंड द सेकंड वैल्यू इज कॉल्ड द सेकंड कोऑर्डिनेट. क्लियर? फॉर एग्जांपल 2,3 है ना, फॉर एग्जांपल 2,3. अब देखिए यहां पर मोस्ट इंपोर्टेंट नोट मैंने लिखा है. नोट क्या है कि इन ऑर्डर पेयर द ऑर्डर ऑफ द वैल्यूज मैटर्स, यानी जिस ऑर्डर में वो लिखी गई है वो मैटर करता है. यानी कि हम ये कहना चाहते हैं कि सर दैट इज 2,3 इज डिफरेंट फ्रॉम 3,2, यानी 2,3 3,2 से डिफरेंट होगा. क्लियर? ये ऑर्डर पेयर का मतलब है. ऑर्डर पेयर, एक पेयर होता है, एक ऑर्डर पेयर होता है, उसमें बेटा ऑर्डर स्पेसिफिक होता है ना. तो इसलिए हम यहां पर कह रहे हैं कि जो 2,3 होगा वो डिफरेंट होगा 3,2 से. इसको देखिए एग्जांपल से समझते हैं, फील करते हैं कि आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो पढ़ाई होगा. तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये आपका क्या होता है बेटा, एक्स एक्सिस होती है. यस सर, ये एक्स एक्सिस है ना, और ये वाई एक्सिस होती है. ये आपका क्या होता है बेटा, वाई एक्सिस होता है. क्लियर? अब इसमें मान लीजिए मेरे को 3,4 और 4,3 को लोकेट करना है. क्या करना है? 3,4 और 4,3 को लोकेट करना है. तो देखिए कैसे करेंगे. 3,4 को कैसे लोकेट करेंगे, यानी कि आपका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, 3 है. 1 2 3 4 और 5 तक लेंगे. चलिए यहाँ पर कितना है, 1 2 3 4 और 5. समझ में आया बेटा? तो आप कह रहे हैं सर कि पहले हम 3,4 को प्लॉट करते हैं. ठीक है, तो मैं बेसिकली यहाँ दिखाना चाहता हूँ कि जो 3,4 है वो डिफरेंट है 4,3 से. कैसे बेटा? तो ये अगर हम 3,4 की बात करें तो एक्स एक्सिस पे कितना 3 और वाई एक्सिस पे 4. तो इन जो दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो इसकी पोजीशन बता देगा 3,4. यस और नो? और मान लीजिए अगर मैं इसको, तो एक्स एक्सिस पर 4, एक्स एक्सिस पर 4 और वाई एक्सिस पर 3, तो 4,3. देखा आपने? तो 3,4 की पोजीशन ये है, 4,3 की पोजीशन ये है. इसका मतलब ये दोनों ऑर्डर पेयर कैसे हैं, डिफरेंट हैं. 3,4 इज डिफरेंट फ्रॉम 4,3. समझ आया बेटा? मजा आ रहा है कि नहीं, है ना? मजा आ रहा है? क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट? अगर क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट तो थम्स अप करें. एवरीवन थम्स अप करें. हाँ सर मजा आ रहा है. ओके बेटा, ठीक है. सभी को मजा आना चाहिए, है ना? कोई भी डाउट है कमेंट में तुरंत डाल दीजिए, है ना? चलिए, तो ये हो गया बेटा 3,4 और 4,3. तो ये हमें यहाँ से ऑर्डर पेयर की बात समझ में आई कि जो 3,4 है वो 4,3 से डिफरेंट होगा. इतनी क्लियर? कोई डाउट, चिंता, तकलीफ, चिड़चिड़ापन, जी मिचलाना कुछ नहीं है ना? एवरीथिंग इज ओके. चलिए, हाँ बेटा, कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए. ओके, अब देखिए यहां पर क्या लिखा है. यहां पर लिखा है कि टू ऑर्डर पेयर आर सेड टू बी इक्वल. यहां पर क्या है बेटा, सेड टू बी इक्वल. ठीक है, टू ऑर्डर पेयर आर सेड टू बी इक्वल इफ देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल. करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स अगर इक्वल हो जाए तो दोनों ऑर्डर पेयर क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे. यानी कि हम कहने का प्रयास कर रहे हैं कि दैट इज ए कॉमा बी एक ऑर्डर पेयर है जो इक्वल होगा सी कॉमा डी के. इफ ए इक्वल हो जाए सी के बेटा, ए किसके इक्वल हो जाए, सी के, और बी इक्वल हो जाए किसके, डी के. यानी ए सी के इक्वल हो जाए, बी डी के इक्वल हो जाए, तो ये दोनों ऑर्डर पेयर आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे. बात आई समझ में? सर एग्जाम्पल से समझाइए सर. एग्जाम्पल से, ठीक है बेटा. देखिए एग्जाम्पल्स मैं आपको बताता हूं. एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल की बात करते हैं. मैं एक ऑर्डर पेयर कंसीडर करता हूं. मान लीजिए दो बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड है. हाँ देखो,
चेहरे पे मुस्कान आ गई सभी बच्चों के हैं। ऑर्डर पेयर, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का नाम लेते ही सबके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है ना। अच्छा वो मुस्कान नहीं है ना, स्माइल स्माइल आ जाती है ना। गर्लफ्रेंड एंड वो बच्चे शैतान है आजकल के, है ना। एनीवे ठीक है, समझते हैं बेटा। तो मैंने लिया, एक मैंने ऑर्डर पेयर बनाया बॉयफ्रेंड का, बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड, ठीक है। ये एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड इक्वल टू, मैंने यहां ले ली सपोज दैट, क्या ले ले बेटा, प्रियंका। बेटा ये स्पेसिफिकली मत लेना, है ना, ये समझाने के लिए ताकि आपको फील कराना है ना। तो प्रियंका और यहां पर ले लिया बेटा राहुल, ठीक है। अब मुझे देखना है कि ये जो ऑर्डर पेयर है इस ऑर्डर पेयर के इक्वल होगा या नहीं। अगर ये ऑर्डर पेयर इसके अगर इक्वल होना चाहता है तो इसका फर्स्ट ऑर्डर पेयर का फर्स्ट कोऑर्डिनेट सेकंड ऑर्डर पेयर के फर्स्ट कोऑर्डिनेट के इक्वल होना चाहिए, दैट्स इट। और फर्स्ट ऑर्डर पेयर का सेकंड कोऑर्डिनेट है ना, जो सेकंड एलिमेंट इसके सेकंड के इक्वल होना चाहिए। बात समझ में आई? तो यहां से मैं क्या लिखूंगा बेटा, अगर ये इक्वल होना चाहता है तो क्या होगा बेटा, ये ऐसा इंप्लाइज करना चाहिए कि बॉयफ्रेंड इक्वल टू प्रियंका। प्रियंका को बॉयफ्रेंड, है ना। तो क्या प्रियंका कभी बॉयफ्रेंड हो सकती है? नहीं, गर्लफ्रेंड हो सकती है, बॉयफ्रेंड कभी नहीं हो सकती। इसका मतलब ये इक्वल नहीं है। इसकी तो फर्स्ट प्रॉपर्टी का ही बैंड बज गया। क्या बज गया बेटा? इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी का ही बैंड बज गया, वो ही सेटिस्फाई नहीं हो रही है ना। तो बॉयफ्रेंड कभी प्रियंका नहीं हो सकता। ऐसे ही अगर हम गर्लफ्रेंड की बात करें, गर्लफ्रेंड अगर हम गर्लफ्रेंड की बात करें तो गर्लफ्रेंड के किसके इक्वल? राहुल। अरे राहुल गर्लफ्रेंड हो सकता है क्या? अरे राहुल बॉयफ्रेंड तो हो सकता है सर, कैसी बातें कर रहे हो, है ना। इसका तो बेटा सेकंड प्रॉपर्टी का भी बाजा बज गया, है ना, जबरदस्त तरीके से। तो इसका मतलब जब बॉयफ्रेंड प्रियंका नहीं हो सकता, गर्लफ्रेंड राहुल नहीं हो सकता, इसका मतलब ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते। बात समझ में आई है तो बोलिए हाँ। हैं? देख लो सर जबरदस्ती हाँ करा रहे हैं। बेटा आपको जबरदस्ती नहीं करना, मैं भले यहाँ कर रहा हूं लेकिन आपको जबरदस्ती नहीं करना। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे डाल सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूंगा, ठीक है। चलिए ओके, तो ऑर्डर पेयर आपको समझ में आया। चलिए आगे डिस्कस करते हैं बेटा। नेक्स्ट है आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट। काले हैं पर नाम है सुंदरलाल, हैं? आपने देखा होगा काले कलुटे होते हैं एकदम, पर नाम क्या होता है? सुंदरलाल। तो इसका नाम है बेटा प्रोडक्ट, बट काम प्रोडक्ट वाले नहीं है, काम क्या है? रिलेशन वाले। प्रोडक्ट का मतलब क्या है? रिलेशन। थोड़ा समझते हैं इसको, क्या होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट? द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स ए कॉमा बी वेयर ए का एलिमेंट है, मैंने बताया अभी, ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। यानी हम उन सभी ऑर्डर पेयर को कलेक्ट कर रहे हैं जहां पर ये ऑर्डर पेयर ए का एलिमेंट होगा, बी का एलिमेंट होगा, इज कॉल्ड द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए टू बी एंड डिनोटेड बाय ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, है ना। मैं कभी कभी फिल्मों में इसको क्रॉस प्रोडक्ट बोल देता हूँ, ये क्रॉस प्रोडक्ट नहीं होती है, कार्टेशियन प्रोडक्ट होती है ना। तो हमेशा ध्यान रखिए हम किसकी बात कर रहे हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट की। तो यहां पर हम कह रहे हैं कि ए का एलिमेंट ए का एलिमेंट है, बी का एलिमेंट है। तो सर यहां से तो एक बात समझ में आती है कि ये तो कुछ ना कुछ एलिमेंट का रिलेशन हो रहा है, कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो सेट ए के एलिमेंट को सेट बी के साथ रिलेट कर रही है, सेट ए के एलिमेंट को सेट बी के साथ रिलेट करती है। ऐसा कुछ नजर आ रहा है? बिल्कुल सही नजर आ रहा है कि अगर बेटा मैं सेट में ये ले लूं, सपोज दैट सेट में ये 1 2 3 और ये भी मैंने दूसरा सेट ले लिया, सपोज दैट ए बी सी,
है ना। तो 1 ए के साथ रिलेट कर सकता है, 1 बी के साथ भी, सी के साथ भी, 2 ए के साथ, 2 बी के साथ, 2 सी के साथ, सिमिलरली 3 ए के साथ, बी के साथ और सी के साथ। ये तो इस तरीके का सर रिलेशन समझ में आ रहा है। मैंने कहा हाँ, बिल्कुल सही समझे। आप ऐसे सही समझे कि क्योंकि ए का एलिमेंट है, बी का एलिमेंट है और ऑर्डर पेयर की फॉर्म में आ रहा है, इसका मतलब जो ए है वो ए का एलिमेंट वो बी के एलिमेंट के साथ जाके रिलेट हो जाएगा। क्लियर। और ये अभी हमने ये अपनी चित्रकारी करके आपको बताया। अगर बेटा अगर हम सेट लेके अगर इसको समझाएं, a इक्वल्स टू सपोज दैट 1, 2, 3 एक सेट ले लिया, ठीक है, और एक सेट ले लिया b इक्वल्स टू a, b, c, ठीक है। सर इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगी? देखिए बेटा इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट हम करते हैं जरा। इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट करने के लिए मैंने किया कि a कार्टेशियन प्रोडक्ट विद b, तो मैंने बताया 1 का रिलेशन इसके हर एक एलिमेंट के साथ होगा, है ना। अगर वो एक स्पेसिफिक कहानी होती है लेकिन कुछ ना कुछ एलिमेंट का रिलेशन तो होगा ही। जैसे 1 किसके साथ रिलेट कर सकता है? 1 ए के साथ रिलेट कर सकता है, इसीलिए पॉसिबल लिखा गया है ना, इसीलिए लिखा गया है 1, ए। देखिए बेटा मैथ्स के अंदर ईच एंड एवरी टर्म हैज ए सिग्निफिकेंट रोल, उसका अपना मीनिंग होता है ना। तो इसको जरूर आप उस पर फोकस करें। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, क्या बात बोलता हूँ बेटा, कि जैसे मैंने ये लिखा रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, और कॉमा लगा दिया यहाँ, तो क्या मीनिंग हुआ इसका? कि रोको मत जाने दो। बट अगर यही मैंने यहां से हटा कर अगर यहां लगा दिया तो रोको मत जाने दो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो देखिए मैथ्स के अंदर कॉमा का, इफ का, बट का, लेकिन, किंतु, परंतु वो आती नहीं, वो आए ना आए पर यहाँ मैथ्स के अंदर आनी चाहिए। मैथ्स के अंदर उसका एक मीनिंग होता है। अगर आप इन टर्मिनोलॉजी को पकड़ गए ना बेटा, फिर ये रिलेशन फंक्शन जितने भी थ्योरी टाइप के चैप्टर होते हैं वो बहुत आसान हो जाएंगे। आपको कहोगे सर ये तो बिल्कुल लड्डू था, ठीक है, तो आप इन सब टर्म्स को पकड़ना स्टार्ट करिएगा। चलिए हम कहाँ थे? हम यहाँ थे कि 1 ए के साथ रिलेट कर सकता है, हम बी के साथ, सॉरी हम नहीं, बी 1 बी के साथ, 1 बी के साथ रिलेट कर सकता है, 1 सी के साथ रिलेट, भावनाओं में जाते हैं ना कई बार। ऐसे ही 2 का रिलेशन बेटा ए के साथ, 2 का रिलेशन बी के साथ और 2 का रिलेशन सी के साथ। सिमिलरली 3 का रिलेशन ए के साथ, 3 का रिलेशन बी के साथ और 3 का रिलेशन सी के साथ। ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया, ठीक है बेटा। तो ये यहां पर भी देखिए सेट ए के एलिमेंट का रिलेशन किसके साथ आ रहा है? सेट बी के एलिमेंट के साथ। तो यही हमने बोला था कि उन सभी ऑर्डर पेयर को कलेक्ट कर रहे हैं जहां पर ए से बिलोंग करता है, बी से बिलोंग करता है, वो कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाता है, जिसको डिनोट करते हैं हम ए कार्टेशियन प्रोडक्ट विद बी। सिमिलरली अगर हम बात करें, सिमिलरली ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो ए किसका एलिमेंट होगा? ए का एलिमेंट बी, बी का एलिमेंट सी, सी का एलिमेंट, इसको क्या बोलेंगे? ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर नहीं, ऑर्डर ट्रिपलेट। सर पेयर का मतलब 2 से होता है, ट्रिपलेट का मतलब 3 से होता है, इसलिए क्या बोलेंगे इसको? ऑर्डर ट्रिपलेट। बात समझ में आई? ठीक है सर ये क्या लिखा है, इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग भी बताते हैं बेटा। ये बात आपको समझ में आई या नहीं? जहां तक कोई डाउट, दुख, चिंता, कष्ट, तकलीफ, चिड़चिड़ापन कुछ नहीं ना बेटा? चलिए अगर कोई चिड़चिड़ापन नहीं है तो यह आपको समझ में आ गया होगा कि ए क्रॉस बी हमने कैसे निकाला, यानी ए के एलिमेंट का रिलेशन बी के एलिमेंट के साथ। चलिए आइए अब बी के एलिमेंट का रिलेशन ए के साथ। आइए कमाल करते हैं, कमाल करते हैं और बी क्रॉस ए निकालते हैं। ठीक है, क्या निकालते हैं बेटा? बी क्रॉस ए निकालते हैं। तो जब आप बी क्रॉस ए निकालोगे तो क्या होगा? बी के एलिमेंट का रिलेशन, यानी कि अब ए किसके साथ रिलेट होगा? 1 के साथ। ए किसके साथ रिलेट होगा? 2 के साथ। ए किसके साथ रिलेट होगा? 3 के साथ। बात समझ में आई? ऐसे ही बी का रिलेशन, बी का 1 के साथ बेटा, बी का रिलेशन 2 के साथ, बी का रिलेशन 3 के साथ। पता नहीं किस किस के साथ रिलेशन है ना, लव ट्रायंगल सा लग रहा है। 1 के साथ भी रिलेशन, 2 के साथ भी रिलेशन, 3 के साथ भी रिलेशन। चलिए एनीवे सी का रिलेशन 1 के साथ, सी का रिलेशन 2 के साथ,
ये क्या कर रहे हैं हम, हाँ सही कर रहे हैं, सी का रिलेशन 2 के साथ और सी का रिलेशन 3 के साथ। तो ये हमने बी क्रॉस ए निकाला। आप अपनी आंखें खोलिए, देखिए कि a, 1 और 1, a के इक्वल होगा क्या? सर अभी तो आपने मना किया था कि अगर a, b इज नॉट इक्वल टू b, a। यस, हमने मना किया था, वो पर्टिकुलर कंडीशन होती है ना जहां पर ये इक्वल हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं है। a, 1, 1, a के इक्वल नहीं है ना। और ऐसे ही सेम यहाँ पर देखिए बेटा, a, 2 और यहाँ पर 2, a। एवरी एलिमेंट अगर आप देखोगे तो हर क्या है, एवरी एलिमेंट ऑफ a कार्टेशियन प्रोडक्ट b इज नॉट इक्वल टू कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ b क्रॉस a। बात समझ में आई? तो इसलिए हमने लिखा है, यहां से एक शानदार रिजल्ट मन में आता है, इस रिजल्ट को अपने मन मंदिर में बसा लीजिए और यहां से शानदार हमने कंक्लूजन निकाला कि a कार्टेशियन प्रोडक्ट b इज नॉट इक्वल टू b कार्टेशियन प्रोडक्ट विद a। इस रिजल्ट को मन मंदिर में बसा लीजिए, बहुत काम का रिजल्ट है, ठीक है। a कार्टेशियन प्रोडक्ट इज नॉट इक्वल टू b कार्टेशियन प्रोडक्ट विद a। बात समझ में आई बेटा? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट एक्चुअली में क्या होते हैं। फील आ रहा है सर? फील आ रहा है? यस बेटा, है ना। अगर फील आ रहा है तो थम्स अप करिए बेटा, चैट बॉक्स में थम्स अप करिए। चलिए आगे हम डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट आइए रिलेशन, है ना। जैसे लोगों के रियल लाइफ में रिलेशन है, ऐसे बेटा मैथमेटिक्स में भी रिलेशन है ना। मदर का फादर से, फादर का ब्रदर से, है ना, सभी का किसी ना किसी से रिलेशन है। सिमिलरली मैथ्स के अंदर भी कुछ रिलेशन होते हैं। जैसे हम बात कर सकते हैं कि बेटा सेट ऑफ नेचुरल नंबर का सेट ऑफ इंटीजर के साथ, सेट ऑफ इंटीजर का सेट ऑफ रियल के साथ क्या रिलेशन होता है, सेट ऑफ रियल का सेट ऑफ रेशनल के साथ, है ना, सेट ऑफ रियल का इरेशनल के साथ क्या रिलेशन होता है। ये सभी डिस्कशन हम इन सब इस चैप्टर के अंदर हम करते हैं। बात समझ में आई? तो जैसे रिलेशन हमारे रियल लाइफ में होते हैं, ऐसे ही मैथ्स के अंदर होते हैं। बात समझ में आई, है ना। जैसे लोगों का मोनालिसा की आंखें देख रहे थे, कुंभ में गए थे, मोनालिसा की आंखें देख रहे थे, तो वो भी एक रिलेशन है, अपने टाइप का एक रिलेशन है। समझ में आई? तो आपको मोनालिसा की आंखों पर नहीं जाना है, यहां पर इस जो मैथ्स के रिलेशन है उस पे जाना है ना। ठीक है, आइए डिस्कस करते हैं। चलिए इसको हम इरेज कर देते हैं। तो बेटा आइए रिलेशन, तो रिलेशन जैसे मैंने कहा A and B two sets, then a relation R from A to B, सबसेट ऑफ A क्रॉस B, अंडरलाइन दिस वर्ड। यानी कि जो रिलेशन होगा वो बेटा क्या होगा, सबसेट होगा A क्रॉस B का। यानी कि कभी भी रिलेशन में A क्रॉस B से, मतलब A कार्टेशियन प्रोडक्ट B से ज्यादा एलिमेंट तो कभी नहीं हो सकते, है ना। तो जो एलिमेंट होंगे जिसके पास होंगे भाई उन्हीं से आप रिलेट कर सकते हैं। मतलब जो है ही नहीं, माना कि है वो मान लिया, अरे मानने से थोड़ी रिलेशन होते हैं, वो होना चाहिए, है ना। तो इसका मतलब जब कार्टेशियन प्रोडक्ट में जितने भी एलिमेंट है उसमें आर के जो एलिमेंट आएंगे हमेशा कम आएंगे, तो कम आएंगे तो या बराबर भी आ सकते हैं, तो इसलिए आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। बात समझ में आई? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बात किया बेटा, इफ ए इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड बी इक्वल्स टू ये, हमने एक रिलेशन बनाया आर इक्वल्स टू ए कॉमा बी सच दैट ए इक्वल टू बी स्क्वायर। यानी कि हमारे पास बेटा क्या सेट है, सेट ए इक्वल्स टू हमने लिया है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और एक मैंने सेट ले लिया बी इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5।
समझ में आया बेटा? और हमने एक रिलेशन बनाया R इक्वल टू उन सभी ऑर्डर पेयर को आप कलेक्ट कर रहे हैं सर, सच दैट A इक्वल टू क्या हो जाए, B स्क्वायर हो जाए, जहां पर A का एलिमेंट है और B का एलिमेंट है। क्लियर? बात समझ में आई? ओके। तो अब बेटा जो जो B के एलिमेंट आप पुट करोगे उसका स्क्वायर करके A मिलेगा, उसका स्क्वायर करके A मिलेगा। तो आपके रिलेशन में कौन जाने वाले हैं? आपके रिलेशन में नहीं, सेट के रिलेशन में कौन जाने वाले हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो इस रिलेशन में जाएंगे कि सर B की जो वैल्यू आप डालोगे, B की वैल्यू अगर आपने 1 डाली तो उसका स्क्वायर करके 1 ही मिलेगा, तो आपको A की वैल्यू मिल जाएगी। सर आप B की वैल्यू 2 डालिए, जैसे ही आप B की वैल्यू 2 डालोगी तो A की वैल्यू उसका स्क्वायर करके मिल जाएगी सर, तो ये आ जाएगा 4,2। बात समझ में आई बेटा? अगर आपने सर B की वैल्यू 3 डाली तो A की वैल्यू उसका स्क्वायर करके मिलेगी 9, ये आपके रिलेशन में आ गया बेटा। सर आपने अगर 4 डाला तो A का वैल्यू क्या आएगा, 16, लेकिन हमारे सेट में तो 16 है ही नहीं, ठीक है, हमारे सेट में तो 16 है ही नहीं। ओके, तो क्या 9 है हमारे सेट में? हमारे सेट में तो 9 भी नहीं है, ठीक है, तो यहां एक सेट में एक और एलिमेंट ले लेते 9, इस सेट में एक और एलिमेंट ले लेते 9। अदरवाइज आप ऐसा कर सकते हैं, इसको हटा ही सकते हैं, ठीक है। तो ये 9,3 इसमें नहीं आएगा क्योंकि हमारे सेट ए में 9 नहीं है, सेट ए में 9 नहीं है बेटा। तो ये वाला जो एलिमेंट है ये इसमें नहीं आएगा बेटा, नोट कर लीजिएगा इस चीज को कि ये जो वाला एलिमेंट है इसमें नहीं आएगा, बाकी एलिमेंट हमारे इसमें आ जाएंगे। बात समझ में आई तो बोलिए हाँ, बात समझ में आई तो बोलिए हाँ बेटा, ठीक है। जो पीपीटी में थोड़ा मिस हो गया है, या तो आप यहाँ पर 9 कर लीजिए, बेटर रहेगा, यहाँ पर 9 कर लीजिए और देन उसको कर लीजिए। बात समझ में आ गई? एनी डाउट? आगे बढ़े? मजा आ रहा है बेटा? हाँ सर मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, तो समझ में आया। तो इसके अब देखिए ये केवल ये 2 एलिमेंट हमारे उसमें गए, केवल ये ही एलिमेंट आपके रिलेशन में गए, तो ये रिलेशन कैसा है? तो एवरी रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, एवरी रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। बात समझ में आई? बात समझ में आई बेटा? क्लियर? चलिए नोट कर लीजिए इसको, ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है सर, आगे देखिए यहां पर मैंने नोट लिखे हैं। नोट क्या है बेटा? नोट देखिए, लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट, अंडरलाइन दिस वर्ड, हम केवल नॉन एम्प्टी की बात कर रहे हैं, नॉट एम्प्टी फाइनाइट सेट पढ़ा है ना आपने, नॉन एम्प्टी, ए सेट इज सेड टू बी नॉन एम्प्टी, अगर कोई भी उस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं जाए तो सिंपली एम्प्टी सेट कहलाएगा, है ना। फाइनाइट सेट कंसिस्टिंग ऑफ m and n एलिमेंट रेस्पेक्टिवली, देन कार्टेशियन प्रोडक्ट ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी कंसिस्ट ऑफ mn ऑर्डर पेयर, mn ऑर्डर पेयर। इस बात को समझते हैं, ठीक है। मैंने बेटा एक सेट लिया, सेट ले लिया a इक्वल्स टू 1, 2, 3, ये बेटा लविंग सेट है। कैसा सेट है ये? लविंग सेट है। मेरा तो बहुत ही लविंग सेट है, मैं तो हमेशा पूरे रिलेशन और फंक्शन को इसी सेट से रिलेट कर देता हूँ, है ना। तो ये लविंग सेट है, इसको आप भी इससे लव कीजिए, सेट से लव करना है, इस वाले सेट से और किसी से नहीं। बात को समझा करिए बेटा, मैं कहाँ बोल रहा हूँ, है ना। तो अगर आप इस सेट से लव करोगे तो आपको समझ में आएगा कि सर अगर मैं ए क्रॉस ए निकालूं, है ना, ए क्रॉस, जब हम बात करते हैं ना ए क्रॉस बी, तो ए का रिलेशन बी के साथ, जब ए क्रॉस ए का बात करते हैं तो ए का रिलेशन ए के साथ, यानी खुद का खुद के साथ, तो हम बोल सकते हैं रिलेशन और ए। बात समझ में आई? तो जब हम ए क्रॉस ए करने जाएंगे तो सर खुद का खुद के साथ देखेंगे। चलिए खुद का जब आप खुद के साथ देखोगे तो कैसा दिखेगा, इस बात को जरा देख लेते हैं कि 1 का जो रिलेशन होगा वो 2 के साथ होगा, और 1 का रिलेशन 1 के साथ भी तो होगा बेटा। चलिए पहले उसको लिख लेते हैं, है ना। तो 1 का रिलेशन बेटा 1 के साथ, 1 का रिलेशन 2 के साथ, और 1 का रिलेशन 3 के साथ। सेम 2 का रिलेशन 1 के साथ, 2 का रिलेशन 2 के साथ,
और 2 का रिलेशन 3 के साथ। सिमिलरली 3 का रिलेशन 1 के साथ, 3 का रिलेशन 2 के साथ और 3 का रिलेशन 3 के साथ। बात समझ में आई या नहीं? ठीक है, जरा एलिमेंट काउंट करना कितने हो गए बेटा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यानी कि सेट ए की जो कार्डिनलिटी थी, दिस इज द सिंबल ऑफ कार्डिनलिटी, एन ए की कार्डिनलिटी कितनी थी? 3 एन, और ये दूसरा भी हमने ए लिया, उसकी भी कार्डिनलिटी कितनी है? 3 है। तो कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस ए की बात करें, कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस ए की बात करें तो कितनी है? 3 क्रॉस 3 = 9। यही तो लिखा हुआ बेटा यहाँ पे। तो अगर सेट ए में m एलिमेंट है, सेट बी में n एलिमेंट हैं, तो उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने पॉसिबल ऑर्डर पेयर होंगे? mn। बात समझ में आई? तो ये हो गए 9 एलिमेंट। बात समझ में आई? आगे क्या बोला है बेटा? सो नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन फ्रॉम a टू b इज टू की पावर mn। आइए जरा समझते हैं इस वाली बात को। आपने बेटा सेट थ्योरी में पढ़ा होगा कि अगर इफ सेट ए की कार्डिनलिटी में, सेट ए की कार्डिनलिटी में अगर m एलिमेंट हैं तो उससे कितने नंबर ऑफ सबसेट बनाए जा सकते हैं? कितने सबसेट आपने पढ़ा होगा? 2 का पावर m। आई होप आप सभी इस रिजल्ट को जानते होंगे कि अगर सेट ए में m एलिमेंट है तो उसके सबसेट में कितने एलिमेंट होते हैं? 2 की पावर m। और सर अभी आप कह रहे हो कि जो r होता है, जो रिलेशन होता है, वो तो सबसेट होता है a क्रॉस b का। a क्रॉस b में कितने एलिमेंट होते हैं? mn एलिमेंट होते हैं। तो बेटा उसके में कितने रिलेशन आप बना सकते हैं? 2 का पावर mn। बात समझ में आई? क्योंकि रिलेशन सबसेट होता है, सबसेट में 2 की पावर m हम सबसेट बना सकते हैं। अगर सेट a की कार्डिनलिटी में m एलिमेंट है तो उससे कितने सबसेट? 2 का पावर m। ऐसे ही a क्रॉस b में अगर mn एलिमेंट है तो कितने रिलेशन? 2 का पावर mn। बात समझ में आई? तो इस तरीके से हम 2 का पावर mn रिलेशन बना सकते हैं। ऑब्जेक्टिव में कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सेट a से सेट b में कितने रिलेशन पॉसिबल है, उनकी कार्डिनलिटी कुछ दी होगी। बात समझ में आई? आगे बढ़े बेटा। ठीक है, चलिए एम्प्टी रिलेशन, नेक्स्ट डिस्कशन है हमारा एम्प्टी रिलेशन। अपने नेबरहुड में खुद अकेले बैठे हैं, जैसा आपने देखा होगा बेटा, ये मैथ्स की बहुत ब्यूटी है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स। मतलब कहीं भी रिलेट हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा मेट्रो वगैरह में आपने सफर किया होगा तो कुछ होते हैं अपने फोन से लगे रहते हैं टू 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 करके, उनको पता ही नहीं चला अब आसपास में भी कुछ हो गया है, क्या हुआ, इस तरीके से देखते उनको पता ही नहीं चलता। इसका मतलब वॉइड है, उनके रिलेशन में कोई है ही नहीं। मतलब इफ r इक्वल टू 5 आ जाए बेटा, r इक्वल टू 5 देन r इज सेड टू बी एम्प्टी रिलेशन। उनके नेबरहुड में कोई नहीं है, अकेले बैठे हैं। ठीक है, जैसे बेचारे जिसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं होती, अकेला बैठा रहता है क्लास में उदास, और जिसकी गर्लफ्रेंड होती है वो उछलता फिर हो जाता है ना। अटेंडेंस फुल रहती है ना। मैं भी बेटा क्लास टीचर रहा हूँ तो मुझे पता है, जिसका अगर कोई गर्लफ्रेंड बन जाती है ना तो वो बिना बुलाए आता है रेगुलर। घर वालों को लगता है भाई बड़ा बच्चा आजकल बहुत पढ़ रहा है, हमारा बहुत पढ़ाई चल रही है स्कूल में, है ना। तो ये होता है। तो वर्ड रिलेशन हम डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो आपने ये नोटिस किया होगा क्लास में अकेले बैठा, जो अकेला बैठा समझ लो उसका कोई है ही नहीं, है ना। कोई है नहीं का मतलब उसकी कोई गर्लफ्रेंड अभी बनी नहीं है, इसलिए बेचारा बैठा है। अच्छा, मैंने तो एक्सपीरियंस किया है कि अगर किसी को बुलाना है, क्लास टीचर परेशान है नहीं आ रहा, उसका गर्लफ्रेंड बनवा दो, अपने आप आता है। ठीक है, पर बेटा आप नहीं बनाना, है ना, बचे रहिए अभी जब तक बचा जाए आपसे। ठीक है, एनीवे टॉपिक पर आते हैं। तो हम ये कह रहे थे एम्प्टी और वॉइड रिलेशन। नहीं तो बेटा क्या हाल होगा? बेटा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्या हाल होगा, आपने पूछा नहीं कि सर क्यों नहीं। बेटा आप इसलिए नहीं करो, अभी पता है कि अगर 1 घंटे बाद अगर आपका मान लीजिए पेज खुला है 42 पे रीडिंग कर रहे हो, तो 1 घंटे बाद भी पॉसिबिलिटी होगी कि आप 42 पर ही होगे, सामने किसी और की पिक्चर चल रही होगी, घर वाले कह रहे होंगे कि भाई हमारा बच्चा बहुत पढ़ रहा है आजकल, और जब एग्जाम होते हैं मार्क्स नहीं आते, फिर घर वाले फिर टेंशन में, इसमें शनि की दिशा चल रही है, वो बता दे शनि की दिशा नहीं है, किसकी दिशा है बेटा? सुनीता की दिशा, उसमें सुनीता की दिशा है, शनि की नहीं।
है राहु की दशा नहीं है बेटा, राहुल की दशा है उसपे, राहुल की। दोनों तरफ से बोलना पड़ेगा, नहीं है ना, एक तरफ के नाराज हो जाएंगे। तो इसलिए बेटा मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। एनीवे आगे बढ़े, समझ आ गया होगा मैं क्यों बोल रहा हूँ। चलिए समय के साथ साथ सब समझ आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो बेटा एग्जाम्पल देखिए, मैंने एक एग्जाम्पल लिया, अति सुंदर एग्जाम्पल। अगर आप देखोगे तो मैंने एक एग्जांपल लिया 1:1, 2, 3 सेट। मैंने इसका नाम रख रखा है लविंग सेट। 1:1, 2, 3 और एक बेटा रिलेशन बनाया A, B, यानी उन सभी ऑर्डर पेयर को कलेक्ट कर रहे हैं जिनका डिफरेंस करने पर कितना आएगा 12। तो R = कितना आएगा 5। बताइए, जब अभी आपने देखा कि 1 1 के साथ होगा, 1 2 के साथ, 1 3 के साथ, 2 1 के साथ, 2 2 के साथ, 3 3 के साथ, तो क्या उनका डिफरेंस आप कभी 12 ला सकते हो? सर कभी नहीं आ सकता। इसलिए ये कैसा हो जाएगा बेटा, एम्प्टी रिलेशन। बात समझ में आई ना? ओके, आगे बढ़ते हैं। बाइनरी रिलेशन। बाइनरी रिलेशन क्या कहता है बेटा? एवरी सबसेट ऑफ A क्रॉस A इज कॉल्ड द बाइनरी रिलेशन। यानी A क्रॉस A के जितने भी आप सबसेट बना सकते हो वो क्या कहलाते हैं? आपके बाइनरी रिलेशन। फॉर एग्जांपल, मैंने अपना एक लविंग सेट लिया 1:1, 2, 3। लेट डिफाइन, ये मैंने कुछ सबसेट डिफाइन किए S1 1,1 ले लिया, है ना। A क्रॉस A का एलिमेंट है 2 1 2 2 3 3 3 1 3 2 और 3 3। तो ये सभी A के ही एलिमेंट है, मतलब A क्रॉस A के ही एलिमेंट है, तो सबसेट है तो बाइनरी रिलेशन है। S2 लिया 1,2 1,3 2,3, सब इसी के एलिमेंट है, तो ये भी आपका बाइनरी रिलेशन, और ये भी आपका क्या हो गया? बाइनरी रिलेशन। यानी एवरी सबसेट ऑफ A क्रॉस A इज द बाइनरी रिलेशन। एनी डाउट बेटा? समझ आया? आगे बढ़े, चलिए सर आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिटी रिलेशन, द मोस्ट इंपोर्टेंट रिलेशन इज द आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन क्या है? लेट A be a set, then the relation IA = A, A belongs to A is called the identity relation on A. That is, इसको समझिए, that is if every element of A is related to itself only. Focus on this only. यानी every element of A is related to itself only, मतलब खुद के साथ ही रिलेशन होना चाहिए। खुद के साथ ही अगर रिलेशन होगा तो आइडेंटिटी रिलेशन होगा। कंडीशन ये है कि किसी और के साथ रिलेशन नहीं होना चाहिए, किसी और के साथ रिलेशन नहीं होना चाहिए, है ना। तो जैसे अगर हम बात करें बेटा, जैसे कि मान लीजिए एक शादी पार्टी है ना, शादी की पार्टी, हाँ चलो मान लेते हैं ना, शादी की पार्टी में आप गए, तो आपने क्या किया? बस मुझको खाना मिलना चाहिए, या मेरे रिलेटिव्स को खाना मिलना चाहिए, और बाकी बाराती घराती सब जाओ भाड़ में, है ना। तो ये होता आइडेंटिटी रिलेशन, जिसको केवल अपने ही रिलेशंस के बारे में सोचना है और किसी के बारे में नहीं। अंडरलाइन ओनली। जैसे बेटा मैंने यहां पर भी एक एग्जांपल लिया है कि लेट A = 1, 2, 3। अपना लविंग सेट लिया हमने एंड डिफाइन किया कि एक रिलेशन डिफाइन किया कि हम उन सभी ऑर्डर पेयर को कलेक्ट कर रहे हैं जिनका डिफरेंस करने पर क्या आ जाए? 0 आ जाए। जिनका डिफरेंस करने पर 0 आ जाए। बताइए भाई, अगर डिफरेंस करने पर आप सर ये कह रहे हो कि अगर आप कोई भी रिलेशन बना रहे हो, यानी A, B सच दैट ऐसा रिलेशन बना रहे हो जिनका डिफरेंस करने पर क्या आ रहा है बेटा? 0 आ रहा है, और आपका जो सेट है वो लविंग है। वो क्या है? लविंग है। लविंग है मतलब 1, 2, 3 है। ठीक है, चलिए तो बताइए कौन कौन से आएंगे? तो R में बेटा कौन आएगा? जिनका डिफरेंस है, जिनका डिफरेंस 0 होगा वो तो सेम ही होंगे, यानी 1, 1। क्या 1, 2 का डिफरेंस 0 होगा कभी? सर G1 1 नहीं होगी, अर्थी उठ जाएगी। सर ऐसी बात मत करिए। अच्छा बेटा ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं कि 1, 1
जिनका डिफरेंस सेम होगा, केवल जिनका डिफरेंस जीरो होगा वो सेम टाइप के एलिमेंट होंगे। और अगर आपने डिफरेंट ले लिए, जीवन भर अर्थी उठ जाएगी, जीरो नहीं बनेगा। बात समझ में आई? हाँ सर समझ में आई। चलिए 2,2 ले लिया बेटा, 3,3 ले लिया बेटा, 4,4 ले लिया बेटा। ले नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसमें हमारे कोई भी 1 2 3 में 4 है ही नहीं। तो इसका मतलब सेम टाइप के जाएंगे। तो हम 100% श्योरिटी के साथ कह देंगे कि R इज द आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन। बात समझ में आई तो बोलिए हाँ। बात समझ में बोलिए बात समझ में आई तो बोलिए आइडेंटिटी रिलेशन। समझ आया बेटा? बात समझ में आई तो बोलिए हाँ। अच्छा ठीक है बेटा, थैंक यू बेटा। ऐसे ही करेक्ट करते रहिए, है ना, मिलजुल के सीखेंगे बेटा। चलिए देखिए, चैप्टर तो हम सिखा ही देंगे, है ना, चैप्टर की कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, बस आप रेगुलर बने रहिए, कंसिस्टेंसी रखिए, सब कुछ हो जाएगा। क्लियर बेटे? एनी डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्सल रिलेशन क्या है? यूनिवर्सल रिलेशन क्या है बेटा? लेट ए बी ए सेट देन आर इक्वल टू ए क्रॉस ए। आर इक्वल टू ए क्रॉस ए। चलो कलर चेंज कर लेते हैं बेटा। तो ए क्रॉस ए इज कॉल्ड द यूनिवर्सल रिलेशन। जैसे ही नाम से क्लियर है, यूनिवर्सल, पूरे यूनिवर्स को कंटेन कर ले, मतलब पूरे ब्रह्मांड को। ए क्रॉस ए का, अगर ए क्रॉस ए इक्वल टू ब्रह्मांड तो आर इक्वल टू ब्रह्मांड। ए क्रॉस ए इक्वल टू गधा तो आर इक्वल टू गधा। तो ऐसे सेट क्या होते हैं? यूनिवर्सल रिलेशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये क्या कहलाते हैं? आपके यूनिवर्सल रिलेशन। एग्जांपल, हमने बेटा अपना लविंग सेट लिया a इक्वल्स टू 1, 2, 3 एंड डिफाइंड एक रिलेशन बनाया, उन सभी ऑर्डर पेयर को कलेक्ट किया जिनका सम करने पर a प्लस बी ग्रेटर देन क्या हो जाए? 0 हो जाए। तो सर अगर आपने अपना सेट लिया है लविंग सेट a इक्वल्स टू 1, 2, 3 और आप चाहते हो कि हमारे पास केवल वही ऑर्डर पेयर आए, केवल वही ऑर्डर पेयर आए जिनका सम a प्लस बी ग्रेटर देन क्या हो जाए? 0 आ जाए। सर इसमें तो ब्रह्मांड आता हुआ नजर आ रहा है। सर इसमें तो ब्रह्मांड आता हुआ नजर आ रहा है कि अगर a प्लस बी का सम आपको ग्रेटर देन 0 चाहिए तो कौन कौन मिलेंगे यहाँ? 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3, है ना, 3, 1, 3, 2, 3, 3, ये इस तो सब मिलेंगे बेटा। अगर हम मैं बात करूं 1, 1 तो 1, 1 आर में जाएगा, 1, 1 आर में जाएगा, बिल्कुल जाएगा, क्योंकि बेटा 1 प्लस 1 का सम ग्रेटर देन क्या है? 0। 1, 2 आर में जाएगा, यस सर ये भी आर में जाएगा क्योंकि 1 प्लस 2 का सम भी ग्रेटर देन 0। 1, 3 बिलोंग्स टू आर, यस बेटा ये भी जाएगा क्योंकि इसका भी सम। ऐसे अदर एलिमेंट्स, तो पूरा क्या ये a क्रॉस a को कंटेन नहीं कर लेगा, है ना। ये कुछ और नहीं, ये कुछ और नहीं सर, ये जो r है, ये r है, इज नथिंग बट a क्रॉस a है। इसका मतलब हम 100% श्योरिटी के साथ बोल सकते हैं कि R इज द यूनिवर्सल रिलेशन। R इज द यूनिवर्सल रिलेशन। बात समझ में आई बेटा? चलिए एग्जाम्पल समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए ये गाड़ी ऐसे ही चलती रहेगी, धीरे धीरे चलेगी ये रिलेशन एंड फंक्शन की कहानी रे। प्रेम की कहानी नहीं बेटा, प्रेम की कहानी तो बस पता नहीं धीरे धीरे चलती है, पता नहीं फास्ट चलती है, कैसे चलती है समझ में नहीं आता, पर हाँ हमारी इसकी कहानी ऐसे ही चलती रहेगी। क्लियर? बस आपका सपोर्ट चाहिए, है ना, सपोर्ट करते रहिए बेटा। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, मैंने स्टार्टिंग में बताया था इस वीडियो की, मैं इस चैप्टर्स में अगर कोई सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन है तो वो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस। अब जितने भी हम रिलेशंस पढ़ेंगे दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहीं से भी जेईई में भी क्वेश्चन बनता है और यहीं से बोर्ड में क्वेश्चन बनता है। समझ में आई बेटा?
चलिए, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? ए रिलेशन आर इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव इफ a comma a belongs to R for all a belongs to A। यानी सेम सेम टाइप के उसमें बिलोंग करने चाहिए, सेम टाइप के उसमें बिलोंग करना चाहिए। सर सेम टाइप के, अभी तो आप आइडेंटिटी भी रिलेशन में भी यही बोला आपने कि सेम टाइप के भी उसमें होंगे आइडेंटिटी में, पर इसमें क्या डिफरेंस है? मैंने कहा बेटा आपने ध्यान से नहीं सुना, मैंने ये कहा था कि अगर आइडेंटिटी रिलेशन है तो उसमें एवरी एलिमेंट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, है ना, कि खाना हमें और हमारे आदमियों को मिलता रहे, बाकी सब भाड़ में जाओ। ये था आइडेंटिटी रिलेशन। बट रिफ्लेक्सिव रिलेशन के साथ ऐसा नहीं है, ये कह रहा है हमारे व्यक्तियों को तो खाना मिलना ही चाहिए, बाकी को भी मिले तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहने का मतलब ये है कि जो आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन है उसमें कहता है कि बेटा कि 1 1 2 2 और 3 3 टाइप के तो एलिमेंट होना चाहिए ही चाहिए। अगर हम अपना लविंग सेट ले रहे हैं 1 2 3, इस सेट से लव कर लीजिए, ठीक है, इस सेट से लव कर लीजिए बेटा 1 2 3, बार बार हम इसका यूज करते रहेंगे, ठीक है ना, इस सेट से करना है, किसी और से नहीं, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो बेटा r इक्वल्स टू 1 1 2 2 3 3, तो रिफ्लेक्सिव ये कहता है कि सर इसमें 2 1 भी डाल दीजिए, 1 2 भी डाल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3 1 भी डाल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3 2 भी डाल दीजिए, और जो कुछ डाल सकते हैं वो भी डाल दीजिए, इस रिफ्लेक्सिव को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो ये कहता है बस हमें तो हमारे सेम टाइप के हमें दे दो, हमें सेम टाइप के हमें दे दो, बात समझ में आई बेटा? ये कहता है रिफ्लेक्सिव। और आइडेंटिटी कहता है कि हम ही होने चाहिए, है ना, हमारा ही वर्चस्व होना चाहिए चारों तरफ, है ना, ऐसे होते हैं ना लोग भी, हाँ बहुत ऐसे आपको क्या क्या बोलते हैं उसको, ऐसे केस मिल जाएंगे। क्लियर? तो ये बात समझ में आई बेटा रिफ्लेक्सिव रिलेशन की। तो देखिए मैंने यहाँ पर एग्जांपल्स ले रखे, तो एग्जांपल्स में मैंने अपना कोई लविंग रिलेशन, लविंग सेट हम डिस्कस कर रहे थे, लविंग, तो हमने एग्जांपल लिया a = 1 2 3, लेट डिफाइन r1। तो r1 में देखिए मैंने लिया 1 1 2 1 2 2 3 1 3 2 3 3। मुझे देखना है कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए सेम हो, बाकी कुछ भी हो, कुछ लेना देना नहीं है। क्या सेम टाइप है इसमें? यस सर, 1 1 है, 2 2 भी है सर, 3 3 भी है, चमका बेटा, 3 3 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है। इससे ज्यादा तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती, क्योंकि सेट में कितने एलिमेंट है? 3 एलिमेंट है। ओके, तो इसका मतलब R1 क्या हो गया हमारा? रिफ्लेक्सिव हो गया। बात समझ में आई? R2 की बात करें, अब R2 की बात करोगे तो सर ये तो देखते ही नजर आ रहा है, इसमें तो सेम टाइप का कुछ है ही नहीं, है ना, कोई सेम टाइप का है ही नहीं, ये तो देखते ही आप मना कर दीजिए सर ये नॉट रिफ्लेक्सिव होगा। बात समझ में आई? 1 1 बेटा 1 1 होगा या नहीं? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? कि इसमें 2 2 नहीं है, ये 2 2 को खा गया, 3 3 को खा गया, खा ही गया, सबको तो खा ही गया, अपने आप ही को बैठे 1 1 ही है, तो ये भी नॉट रिफ्लेक्सिव की बात आ गई। बात समझ में आई? क्लियर? एनी डाउट बेटा? चलिए, तो ये हमारा था रिफ्लेक्सिव रिलेशन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन इसको समझते हैं। ये क्या कहता है बेटा? ए रिलेशन R on set A is said to be symmetric relation if A, B belongs to R, then this will implies B, A belongs to R for all A, B belongs to A। इसको को फिर से समझिए और एक बार पढ़िए। ये कहता है इफ, मैंने बताया इफ, लेकिन किंतु परंतु इस पे ज्यादा फोकस करना है कि इफ A, B बिलोंग्स कर रहा है R में, तो B, A भी R में बिलोंग करेगा, 1 2 के लिए नहीं, फॉर ऑल A, B बिलोंग्स टू A। मान लीजिए आपने क्या किया, आप किसी की शादी पार्टी में गए और वहां पर आपसे पूछा कि आप अपनी वाइफ